conservatives who think about it. Yes. अब conservative society, are you able to see this slide na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a wait. Yes, sir. ओके, तो यू नो टिल 1815 तक, 1815 से पहले का जो पीरियड था बेटा इनसाइड द यूरोप, वो पूरी तरह किसने अफेक्टेड किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, आई एग्री, वो वाटरलू वार जो हुआ था ना, उसमें हार गया था। 2-3 कंट्री, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, इन्होंने मिलके उसको हरा दिया था। लेकिन उससे पहले उसने पूरा मतलब यू नो बैकफुट पे बेच दिया था यूरोपियन नेशंस को। यानी पूरे उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, वो जो डिजाइन्स रखता था, एनिमेशंस रखता था, यू नो कि माय किंगडम शुड बी एक्सपैंड, एम्पायर जो एक्सपांड करने का उसकी इच्छा हुआ करती थी, तो उससे एक बार तो सब यूरोपियन को बैकफुट पे चले गए थे। तो न्यू कंजर्वेटिव्स आइडियाज कब से आए? 1815 के बाद। अब 1815 ईयर क्यों यूज किया? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में ही हारा था। तो उसके बाद आइडिया जो आएंगे वो दूसरे आएंगे। वहां तक तो किसके आइडियाज चलेंगे? नेपोलियन के। ओके, अब जो ये रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इनके पीछे आइजम लग जाता ना, ISM, तो इसका मतलब हो जाता आइडियोलॉजी, इनके विचार। तो हु आर द कंजर्वेटिव्स? तो कंजर्वेटिव में ISM लगा दोगे तो कंजर्वेटिज्म हो जाएगा। यानी दोज कंजर्वेटिव पर्सन हु हैज द सच आइडियोलॉजी, वो ऐसी आइडियोलॉजी रखने वाले लोग कंजर्वेटिज्म कहलाएंगे। तो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कभी कभी क्या होता है, हम सोच तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी इवेंट हिस्ट्री में होती है बेटा जो हमारी सोच को चेंज कर देती है, हमारी सोच को चेंजेस में ला देती है। तो कंजर्वेटिव्स के भी सोच थोड़ी सी यहाँ पे थॉट आइडियोलॉजी चेंज हुई। वो भी क्यों? नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से। तो इनके क्या है, कौन थे कंजर्वेटिव्स? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड, यानी जिनका मानना था कि ट्रेडिशनल, अब ट्रेडिशनल तो क्या था? मोनार्की सिस्टम था ओनली। जस्ट वेट बेटा। ओके, आठ, और द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल सिस्टम तो मोनार्की सिस्टम था, यानी मोनार्की सिस्टम शुड बी रेस्पेक्ट ऑफ ए स्टेट और सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। इनका मानना था कि हमें जो पास्ट है ना, यानी ये इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि दे वर सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की, क्योंकि उससे पहले क्या था, फ्रांस में इनमें सब मोनार्की था। तो जो ये यूरोपियन वो सोसाइटी थी जो सोचती थी कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड, यानी हमें जो पुराने रूलर्स या सोसाइटी है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इनके थोड़े चेंजेस क्या हुए, सीधा चेंजेस। अब इनका सेकंड पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, यानी हमने जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स, मॉडर्न चेंजेस देखने को मिले इनको ड्यूरिंग द नेपोलियन बोनापार्ट, तो वी शुड बी एक्सेप्ट डेट, हमें उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इनका मानना था। तो क्या क्या चेंजेस इन्होंने देखने को मिला? मॉडर्न आर्मी, ओके, एंड एफिशिएंट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो इनका मानना था कि हमें मॉडर्न आर्मी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्लिसेड यू नो मोनार्की सपोर्टर्स थे, बट मॉडर्न आर्मी क्यों इन्होंने एक्सेप्ट किया? क्योंकि इफ अगर मान लो इन फ्यूचर्स ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट जैसा पर्सन आया है, अगर कोई ऐसा आया जिसने मोनार्की सिस्टम को चेंज करने के लिए सोचा, तो हमें मॉडर्न आर्मी तो चाहिए ना। विदाउट हम जो ओल्ड ट्रेडिशन मेथड की आर्मी से फाइट नहीं कर सकते। तो इनका मानना था कि आर्मी शुड बी मॉडर्नाइज, आर्मी को हमें थोड़ा मॉडर्न करना चाहिए। ओके, एक तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा यहाँ चेंज किया। सेकंड, इन 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड, ओके, और यूरोपियन पावर्स जो थे, किन किन यूरोपियन पावर्स? जो यूरोपियन पावर जिन्होंने किसको डिफीट किया था? नेपोलियन को। प्रोशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन्होंने मिलके वो डिफीट किया था किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। कौन से वार में डिफीट किया था बेटा? व्हाट वाज द वार नेम? Waterloo. वेरी गुड, Waterloo. वाटरलू। यस यस। तो वाटरलू में जैसे वो डिफीट हुआ 1815, नेपोलियन वार डिफीटेड यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर्स में मैं नेम बता रहा हूँ आपको, प्रोशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। प्रोशिया लेटर ऑन जाके जर्मन बना, ओके, क्योंकि एक एम्पायर था पूरा आसपास पूरा, फिर एक ये जर्मन बना था बाद में जाके। तो दे मेट एट द वेना,
वियना में इनकी एक मीटिंग हुई। ओके, अब इस मीटिंग में इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, 1 वर्ड भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है कि दे हेल्ड ए मीटिंग इन वियना, जो और व्हाट वियना के अंदर जो इटली के अंदर एक कैपिटल है इटली की, अल्ले टाइप। तो इसके अंदर जो मीटिंग हुई ना, उस मीटिंग के अंदर एक क्या क्या इन्होंने प्रोपोजल्स रखे, तो उसको ट्रेटा ऑफ वियना के नेम से जाना जाता है। 1815 में ये हुई थी। तो 1 वर्ड में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं वो है द वियना ट्रेटी इज आल्सो नोन एज द कांग्रेस। द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड, वियना ट्रेटी इज आल्सो नोन बाय द वियना कांग्रेस। ओके, इसको वियना कांग्रेस भी बोला जाता है। इट वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर जो थे उन्होंने इसको होस्ट किया था। और व्हाट वाज द नेम ऑफ चांसलर, व्हाट वाज नेम? Duke Metternich. यस, Metternich. ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक का एक जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है राजकुमार। यहाँ डी यू की जो मीनिंग है इट मीन द राजकुमार, प्रिंस, इसका मीनिंग ये होता है राजकुमार। तो मेटरनिक, तो यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि हु वाज होस्ट द ट्रेटी ऑफ वियना। तो ये जो चांसलर थे, ये चांसलर आप नेम लर्न कर लेना बेटा, क्योंकि हम जब चैप्टर आगे स्टडी करेंगे तो नेम बार बार रिपीट होगा। ओके, मेटरनिक जो नेम है, मेटरनिक जो चांसलर थे वहां के ऑस्ट्रियन प्रिंस थे, तो इन्होंने होस्ट किया था इस ट्रेटी ऑफ वियना। ये बहुत ही वाज टोटली अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ठीक है, अब ट्रेटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ था वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या क्या, कंजर्वेटिव हो तो किसको सपोर्ट करेंगे, मोनार्की, रूलर्स को सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रखा ट्रेटी ऑफ वियना में कि बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। यानी क्या हुआ था, नेपोलियन ने किंग को हराया। ओके, किंग को हराने के बाद नेपोलियन आ गया। अब नेपोलियन के बाद वहां पे कौन थे फ्रांस में पहले, बर्बन डायनेस्टी थी। ये बर्बन डायनेस्टी बेटा फ्रांस की जो डायनेस्टी थी ना उसका नेम है, ध्यान है आपको थोड़ा, बर्बन डायनेस्टी। Yes, Yes, sir. sir. यस, तो Yes, sir. बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए। रिस्टोर मतलब वापस उन्हीं को रूल के लिए लाया जाए, वापस उनको पावर में लेके आया जाए। ये फर्स्ट इन्होंने रखा, कंजर्वेटिव की सोच थी। जो फर्स्ट ट्रेटी ऑफ वियना में रखा इन्होंने कि वी मस्ट बी रेस्पेक्ट द बर्बन डायनेस्टी एंड दे शुड बी रिस्टोर्ड, यानी उनको वापस पावर में लेके आया जाए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने उनके पावर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फर्स्ट ये। सेकंड है फ्रांस लॉस इट्स टेरिटरी अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। अब आप इसका मीनिंग है कि फ्रांस ने कौन सी टेरिटरीज लॉस कर दी जो नेपोलियन ने जीती थी। देखो सेकंड पॉइंट का, नेपोलियन ने क्या बेटा, अपना एम्पायर को वास्ट किया, बढ़ाया था, फैलाया था, एक्सपांड किया था। ओके, तो नेपोलियन ने जो अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था, तो उन्होंने जो यूरोपियन नेशंस की जो टेरिटरीज जीती थी, यूरोपियन नेशन की जो टेरिटरी जीती थी उनको रिटर्न किया, वो रिटर्न हुई। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि फ्रांस लॉस, यानी जैसे सपोज किसी रशिया की जीत ली होगी, ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट जीत लिया होगा, तो वो सब वापस उनको रिटर्न करना पड़ा। ऐसा नहीं कि जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लिसन। अब ब्रिटिशर से, ओके, अब जैसे हमारा इंडिया है, वी और कॉलोनियल पार्ट, तो इंडिया को कॉलोनियल बना लिया उन्होंने। अब ब्रिटिश ने इंडिया को भी बना लिया, इंडिया के साथ साथ श्रीलंका को भी बना लिया। ओके, तो हम जब मान लो हमने स्ट्रगल किया और फ्रीडम मिल गई, तो हमने जो हमारा पार्ट में इंडिया और श्रीलंका आती थी, तो हमने श्रीलंका को अब उसका पार्ट वापस रिटर्न कर दिया। ये हुआ, यानी हमारा हिस्सा नहीं गया, श्रीलंका को अपना एरिया वापस रिटर्न कर दिया। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज अनेक्स्ड द अंडर नेपोलियन, यानी वो टेरिटरी उन्होंने रिटर्न की थी जो उनकी नहीं थी फ्रांस की, बट वो फ्रांस के अंडर आ गई थी क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। ओके, ऐसे तो ऑस्ट्रिया का था ये, बट इसने फ्रांस पे रूल किया, तो इसके जितने भी टेरिटरीज थे ना वो सब रिटर्न कर दी, यानी फ्रांस का कोई हिस्सा नहीं गया, लेकिन फ्रांस के अंडर जो आया वो रिटर्न किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे आप इस पॉइंट को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना बेटा, यानी फ्रांस का हिस्सा नहीं गया। Yes, फ्रांस sir. ने जो उसका जो नेपोलियन ने अपना एरिया एम्पायर जो एक्सपांड किया था, तो दूसरे कंट्री का जो फ्रांस के अंडर आ गया था उस समय, क्योंकि जो किंगडम मान लो रूलर जीतेगा तो उसी का होता जाएगा, तो वो पार्ट रिटर्न किया। ओके, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, स्टेप वर टेकन टू प्रिवेंट द फ्रेंच
एक्सपांशन। अब एक स्टेप बनाए कि भैया आज तो नेपोलियन बोनापार्ट आया है, पता चला कल एक और ऐसा कोई दूसरा इंसान आ गया जो वापस इस टाइप की स्टेप उठा लेता है, तो कुछ ऐसी स्टेप बनाई जाए कि फ्यूचर में फ्रांस अपना एक्सपांशन नहीं कर सके, अपने आप को बढ़ा नहीं सके। तो कुछ ऐसी स्टेप यहाँ पे बनाई गई। अब इन स्टेप में क्या बनाया गया मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है नहीं, थोड़ा सिंपल सा बता देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाओगे। स्टेप वर टेकन टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपांशन। अब कैसे स्टेप बनाए? अब फॉर एग्जांपल जैसे चाइना और इंडिया बेटा, अब चाइना और इंडिया के बीच में जैसे हमें लगता है कि उन्होंने फ्रांस के बॉर्डर पे क्या बफर स्टेट बना दिए, बफर स्टेट। अब बफर स्टेट क्या होते हैं? जैसे कि इंडिया और चाइना है, अब हमें चाइना को और इंडिया को फ्यूचर में लगता है कि एक दूसरे से खतरा है, तो हमने नेपाल को क्या मान लिया? बफर स्टेट मान लिया। अब नेपाल बफर स्टेट बन गया, तो इससे क्या हुआ कि बॉर्डर पे ऐसे स्टेट बना दिए फ्रांस के बॉर्डर पे कि इन केस ऑफ चाइना फ्यूचर में कभी भी अटैक करता है तो एक बार तो उसको नेपाल से क्रॉस होना पड़ेगा। बट टुडे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एरोप्लेन, फाइटर जेट, ऐसे हम थोड़ी टेक्नोलॉजी नई वाली मत सोचो, थोड़ी पुरानी सोचो, 19th सेंचुरी की, जब फाइटर प्लेन नहीं हुआ करते थे। ओके, तो कोई भी लैंड आर्मी मान लो आगे बढ़ेगी तो कहाँ जापान, उसको नेपाल से पास होना पड़ेगा। जब अपन को पता चल जाएगा कि वो हम पे अटैक करने आ रहे हैं, तो पूरा नेपाल वो क्रॉस करेंगे जहां तक हमारे पास टाइम रहेगा। क्या टाइम? अपने आप को प्रिपेयर करने का। तो जो उन्होंने फ्रांस का बॉर्डर था वहां कुछ ऐसे बफर स्टेट बना दिए कि उनको अगर कोई आर्मी क्रॉस करेगी तो उन पे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, और क्रॉस करेंगे तो उनको लग जाएगा कि ये अटैक करने आ रहे हैं, यानी उनको दूसरे कंट्री को टाइम मिल जाएगा। तो ये समझ में है थर्ड स्टेप, व्हाट वर द स्टेप टेकन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. फोर्थ पॉइंट, टेरिटरीज वर गिवन टू। अब किन किन ने टेरिटरीज ले ली, जो उनको किन किन देशों को दे दी? रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। सिंपल सा है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उनकी टेरिटरीज जो थी वो उनको रिटर्न कर दी गई। रशिया और आपस में ये जो सुपर पावर थे इन्होंने बांट ली। तो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ वेना। इसके 4 पॉइंट जो मैंने बताए आपको, बुक में भी कुछ पॉइंट दे रखे हो जो मिसिंग हो गए हो मेरे से, यू मे बी राइट, लिख सकते हो आप। तो दिस इज द 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ वेना। हु वाज द होस्टेड बाय द मेटरनिक, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने होस्ट किया। ट्रीटी ऑफ वेना इज आल्सो नोन एज द वेना कांग्रेस भी इसको कहा जाता है, ये 1815 के में हुई थी। तो दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू दिस। ओके, अब सीधा नेक्स्ट। ओके, और क्या क्या कंजर्वेटिव्स ने डिमांड रखी? द कंजर्वेटिव रिजम वाज द ऑटोक्रेटिक, यानी इनका जो रूल था ऑटोक्रेटिक था, बहुत मतलब सपोर्ट टू द रूलर्स, मोनार्की सिस्टम, इनका ये माना था। दे इम्पोज सेंसरशिप लॉस। अब मैं इनका आइडियोलॉजी बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया कि ऑटोक्रेटिक रूल्स बहुत मतलब लोगों को नहीं सुना जाता था, डेमोक्रेसी को नहीं फेवर करते थे। दे इम्पोज सेंसरशिप। अब एक चीज बताए, कोई रूलर है बेटा, तो रूलर्स कंजर्वेटिव्स किसको प्रमोट कर रहे हैं? मोनार्की। अब कोई भी मोनार्की वाले या ऐसे लोग जो ऐसे सोच रखते हैं, वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए? तो वो क्या करेंगे? सेंसरशिप बना के रखेंगे। सेंसरशिप यानी कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी मीडिया, कोई भी ऐसी बुक, कोई भी जो रूलर्स के अगेंस्ट है, तो दे में भी बैन डेट। ओके, उसको बैन कर सकते हैं वो। तो उनको ये लगा कि जैसे मान लो अगर हमने सेंसरशिप नहीं लेके आए, लिसन, सेंसरशिप नहीं लेके आए अगर हम, तो नेशनलिज्म जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को लेके आया, तो लोगों में एक और फीलिंग्स आ जाएगी नेशनलिज्म की। तो नेशनलिज्म की जब फीलिंग्स आ जाएगी, तो उनको जो मोनार्की सिस्टम और हमारा जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने सेंसरशिप लेके आए वो। अब सेंसरशिप का इसका एक और एक्सप्लेनेशन पॉइंट दे देता हूं समझने के लिए। अब 1857 का रिवोल्ट हुआ इन इंडिया। ओके, अब 1857 रिवोल्ट को पूरी तरह जब कैप्चर कर लिया, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए किया इन कंट्रीज ने, ऐसे हमने भी 1857 को ब्रिटिश ने हमें पूरा सितंबर 1862 तक पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। 59 में कर लिया था, 2 साल बाद ही। तो 59 में सितंबर में पूरी तरह ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया। लेकिन उसके बाद तो पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे ना कि ऐसा मूवमेंट फ्यूचर में रिपीट नहीं हो। फ्यूचर में रिपीट नहीं हो मतलब कि वी मस्ट बी रेस्पेक्ट द इंडियन कल्चर, जमींदार को राइट्स दिए जाए,
और कोई भी अगर किसी रूलर किसी के सन नहीं है तो दे में भी अडॉप्ट द सन। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ चीजें ऐसी लेके चले हो कि ये चीजें फ्यूचर में रिपीट नहीं हो। तो ऐसा ही ये लोग क्या चाह रहे थे कि फ्यूचर में नेशनलिज्म रिपीट नहीं हो, इसलिए सेंसरशिप लेके चलो। यानी कोई फिलोसोफरी ऐसा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी ऐसी नहीं हो जो स्प्रेड हो लोगों में, कोई बुक ऐसी पब्लिश मत होने दो, कुछ आइडिया ऐसे हैं जो नेशनलिज्म से रिलेटेड है, उनको वहीं पे डोमिनेट करो। तो दिस वर द रीजंस दैट व्हाई दे इम्पोज द सेंसरशिप। तो द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर अनदर रेवोल्यूशन, ताकि उन लोगों की कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने पहले भी मूवमेंट किया है तो वह इंस्पायर होकर वापस दूसरा मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर दे, इसलिए इन्होंने सेंसरशिप को बैन रखा। तो दिस आर द पॉइंट डियर वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जैसा नेम से पता चलता है, जो कंजर्वेटिव मींस द कंजर्व आइडिया रखते हैं, दोज पर्सन हु सपोर्ट टू द मोनार्की। तो दिस आर द पॉइंट। अब ये पॉइंट इफ यू नो डाउट तो वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, और वो भी तो यू मे बी सेंड द मैसेज। बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कभी कभी क्या होता है डाउट अभी नहीं आते, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो डाउट थोड़े बाद में नजर आते हैं। ओके, अब इसके बाद ये सोसाइटी हमने कौन कौन सी स्टडी कर ली, देखो बेटा यहाँ पे रेडिकल कर ली हमने, लिबरल्स कर ली, ओके, और कंजर्वेटिव्स कर ली। हम देखो एक लिंक करते हुए चलो पूरी चेन को, कि रेडिकल्स क्या क्या आइडियोलॉजी रखते थे, क्या क्या सोच रखते थे, फिर लिबरल्स क्या फ्रीडम रखते थे, किससे रिलेटेड रखते थे, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसा रखते थे, मैंने 4 पॉइंट भी बताए, इकोनॉमिक वाले भी बताए उनके क्या क्या वो और पर वो किसको सपोर्ट करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कौन, लिबरल्स। अब मैंने कंजर्वेटिव बताया, तो कंजर्वेटिव किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव सपोर्ट कर रहे हैं मोनार्की को। और इनको कौन मिल गया, इनके साथ में मिल गए इटली और ऐसे कंट्रीज, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलके एक वियना ट्रीटी बना ली। तो ये सब इनके आइडिया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रेवोल्यूशनरीज। ओके, यानी कुछ ड्यूरिंग 1815 ईयर ऑफ रिप्रेशन, यानी जो रेवोल्यूशन था। अब आपने अभी पढ़ा नहीं प्रीवियस पॉइंट, सीधा दिस पॉइंट कि द इम्पोज द सेंसरशिप बिकॉज द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर अनदर रेवोल्यूशंस। यानी कोई रेवोल्यूशन वापस स्टार्ट नहीं हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लेके आ गए, उनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, दोज वर द रेवोल्यूशनरीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, यू नो, जो रेवोल्यूशनरीज थे, तो क्या होता है, जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा बेटा, जैसे ब्रिटिश हमें डोमिनेट करना स्टार्ट किया, तो क्या हमने उनके अगेंस्ट मूवमेंट बंद कर दिए, नहीं किए। आपने देखे होंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कितने छुप छुप के प्लानिंग करते थे, बिल्कुल सीक्रेट प्लानिंग करते थे। तो यहाँ भी रेवोल्यूशंस ने क्या किया यूरोपियन के अंदर, कि जो कंजर्वेटिव ने जो उनको रिप्रेस करना स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने क्या किया, वो अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड होके उन्होंने क्या, एक सीक्रेट सोसाइटीज बना ली, और सीक्रेट सोसाइटी जो बनाई, दिस सोसाइटी इज नोन बाय द रेवोल्यूशनरीज। वही रेवोल्यूशनरीज बने। जैसे हमारे यहाँ पहले एक सीरियल आता था युग, युग सीरियल में बताया जाता है कि कैसे वो अपने पेस को, अपने अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करके कैसे घूमते थे हमारे जो फाइटर्स होते थे, इंडियन फाइटर, तो ऐसे उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बना ली, किन्होंने, रेवोल्यूशनरीज ने। ओके, और इनमें सबसे फेमस नेम आता है जिसेपी मैजिनी, जो जेस्पी मैजिनी का नेम आता है सबसे फेमस, वाज इटालियन। इनके बारे में आप आगे स्टडी करते रहोगे। ही वाज बोर्न इन गिनेवा 1807, जो इनका जो इटालियन सिटी है उसके अंदर इनकी बर्थ हुई थी 1807। सेंट इनटू, देखो ये चुप बैठने वाले नहीं थे, क्या फ्रीडम फाइटर थे, तो अपने सीक्रेट सोसाइटी में ये मूवमेंट स्टार्ट करते रहते थे। तो उसकी वजह से इनको क्या पनिशमेंट मिला, सेंट इनटू द एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया एक सिटी है, इटालियन सिटी। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, उसको फ्रीडम दिलाने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट किया ना, उसकी वजह से इनको अपनी कंट्री से एग्जाइल मतलब बाहर भेज दिया गया, देश निकाला जिसको बोलते हैं ना। तो इनकी कंट्री से इनको निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने उस समय ये सिस्टम ली थी। ओके, रेवोल्यूशन। अब वहां पे क्या है बेटा, एक जो यू कैन सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम जो बन रहा है ना, आप देख सकते हो, इटली का डायग्राम है। ओके,
आर यू एबल टू सी द डायग्राम? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसमें ये 3 सर्कल इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री था जिसमें एक कोई किंगडम, एक कोई रूलर रूल नहीं करके, एक पावर रूल नहीं करके अलग अलग करते थे। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में कोई रूल कर रहा है, सेंट्रल पार्ट में कोई कर रहा है, सदर्न पार्ट में कोई और कर रहा है, इस टाइप से अलग अलग पावर रूल करते थे वहां। ओके, तो यू नो लास्ट 10 मिनट से, चलो डजंट मैटर। तो इन व्हाट हैपेंस इज सेंट टू द आउट ऑफ नेशंस इन 1831 फॉर्म द सेक्रेट सोसाइटीज। इन्होंने सेक्रेट सोसाइटी जो फॉर्म की, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, 2 सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म की बेटा इन्होंने, एक तो यंग इटली नेम से और यंग यूरोप के नेम से। ओके, 2 सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की, यंग इटली इन मर्जिस और यंग यूरोप इन बर्न जो इसमें किसमें, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो स्विट्जरलैंड में एक तो ये, तो 2 सोसाइटी फॉर्म बाय द मेजनी, वन वाज द यंग इटली, अनदर वन इज द यंग यूरोप। तो ये दोनों लर्न कर लेना, दो इन्होंने जो सोसाइटी, सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, ये वाज द फेमस रेवोल्यूशनरी। इनका क्या मानना था? ई बिलीव दैट गॉड एड द इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये कट गया आगे, मैनकाइंड है। अब इनका ये सबसे बड़ा मानना था कि गॉड ने, ईश्वर ने जो नेशन बनाया ना, ये एक सब यूनिट्स को मिला के एक नेशन बनाया है। यानी ये गॉड की, भगवान की इच्छा है कि पूरा नेशन पूरा एक साथ रहे। अब इनमें क्या, इटली में कुछ लोग अलग रूल कर रहे थे, सेंट्रल में अलग कर रहे थे, उधर के पार्ट में अलग रूल कर रहे थे। तो इनका मानना था कि किसी भी नेशन को टुकड़ों में नहीं बांटा जाए, किसी भी नेशन को, पूरा नेशन एक साथ हो, एक यूनिट हो, एक नेचुरल यूनिट होनी चाहिए जो गॉड ने बनाया है। तो इनका ये आइडियोलॉजी था कि गॉड एंड इंटरनेट नेशन टू बी ए नेचुरल यूनिट मैनकाइंड, जो लोगों के लिए बनाया गया है, इसको एक नेचुरल यूनिट होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे दूसरा जो मेटरनिक आ गया। कौन है मेटरनिक? अभी मैंने स्टडी कराया था आपको, ऑस्ट्रियन चांसलर थे ना। तो ये हम डिस्कस, मेटरनिक आ गए, मेरे दोनों नेम ध्यान रखना, आप आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो मेटरनिक का क्या सोचना था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। ये इनका सोशल ऑर्डर क्या हुआ? मोनार्की वाला हुआ, कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर हुआ। कि हमारे जो कंजर्वेटिव सोसाइटी का जो सबसे डेंजर इंसान है ना, जो सबसे डेंजर दुश्मन है हमारा, कौन है? हु इज डेंजर? Monarchy system. नो 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 नो, मेटरनिक ने कहा है ये बेटा, नॉट ए, मेटरनिक ने कहा है। व्हाट? यस, हु इज द, या दुश्मन, किस दुश्मन की बात हो रही है? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिक Mazzini. मेटरनिक किसका सपोर्टर है बेटा? Metternich. कंजर्वेटिव का। बट ड्यूक मेटरनिक किसका सपोर्टर है? कंजर्वेटिव का है। अभी पढ़ा ना आपने, मेटरनिक मैंने पढ़ाया आपको। सी Yes, sir. आया ना, ये रहा बेटा, ये आ रहा है, जहां मेरा ये ड्यूक मेटरनिक इज सपोर्टर ऑफ कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का, और ये किसका है? मेजिनी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी वाले। ये रेवोल्यूशनरीज है जो डेमोक्रेसी चाहते थे यूरोप में। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहां पे पूरी नेचुरल यूनिट हो, सब पूरा देश एक हो। लेकिन मेटरनिक का क्या मानना था? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी हमारे सबसे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये सिर्फ मेजनी, जिससे भी मेजनी सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इस टाइप की सोच रखते हैं। ओके, अब लास्ट, कमिटेड टू द अपोज मोनार्कीज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस। यानी कमिटेड टू द अपोज द मोनार्की एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये किसके आइडियाज थे? ये मेजनी के आइडियाज थे। इन्होंने जो वियना कांग्रेस बनी उसके बाद मोनार्की को और ज्यादा अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, तो उन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना स्टार्ट किया। तो दिस इज द टुडेज लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। आई एम गिविंग 2 और 3 मिनट्स, अगर आपको कोई डाउट है यू मे बी आस्क बेटा। तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, वन इज द रिलेटेड टू द कंजर्वेटिव्स और अनदर वन इज रिलेटेड टू द रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं उनमें किसका नेम आता है? इटालियन नेम आता है सबसे फेमस। और कंजर्वेटिव्स के अंदर यू नो,
फर्स्ट है फर्स्ट। तो ये डियर ओके, तो यू मे बी हैव एनी डाउट, यू मे बी शेयर, कोई भी चीज आप पूछ सकते हो, ठीक है ना बेटा। और कुछ चीज देखो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, यू मस्ट बी टेक द हेल्प फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, थोड़ा पैराग्राफ भी आप स्टडी किया करो, चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Sir. Okay. Thank you, sir.